माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर उन्हें पैरों पर खड़ा कर चिंता मुक्त जीवन जीते हैं, लेकिन न जाने क्यों देवयानी जी को लगता है कि उनका बेटा शहर जाकर बदल गया है। क्या बात है देवयानी, तुम आज फिर मुंह लटका कर बैठी हो? अब क्या बताऊं मैं तुम्हें, सुबह से बेटे को 4 फोन लगाए, एक बार भी बात नहीं हुई। शहर की हवा में रच बस गया है तुम्हारा बेटा। मैंने तो पहले ही कहा था यहीं रखो, तुम इन्हें पढ़ाया लिखाया। ऐसी बात नहीं है, अपने स्वार्थ के लिए बेटों को थोड़ी ना अनपढ़ रखती। तुम्हारा छोटा बेटा तो नहीं गया शहर? अरे उसका मन नहीं था तो वो नहीं गया। फिर एक ही बेटे में खुश रहो, तो शहर में बहू बच्चे और बेटे को अकेला छोड़ो। ऐसा कैसे अकेला छोड़ दो, माँ बूढ़ी हो रही है, ये नजर नहीं आता उसे। अरे मम्मी, क्या फिर से भैया को कोसने लग गई हो? कोस नहीं रही हूँ, मैं बस ये कह रही हूँ कि उसके मन में नहीं आता क्या कि कभी गांव से माँ को लेकर जाए। भैया से कितनी बार तो बोला मैंने, वो सुनते ही कहाँ है। ऊपर से भाभी का नाम और लगा देते हैं कि भाभी परेशान हो जाएंगी। हाँ, सब कुछ बहू की करतूत लगती है, जो वो मुझसे पूछता तक नहीं। ये लो भैया का फोन आ गया, बात कर लो। मुझे नहीं करनी बात, तू ही कर। प्रकाश अपने बड़े भाई विपिन से बात करता है। क्या बात है भैया, मम्मी के फोन को उठाते भी नहीं अब तो। अरे मम्मी कभी भी फोन लगा देती है, मैं मीटिंग में था। और भाभी वो कहाँ थी? सुबह सुबह उसे बिट्टू को तैयार करना होता है स्कूल के लिए। हाँ भैया, हाँ, पर आपके बहाने। क्या हुआ, मम्मी कहाँ? नाराज है अब आपसे? मम्मी का रोज रोज का है, कभी ये नहीं सोचती कि हमारे पास काम भी होता है। वैसे भैया मम्मी की बात गलत भी नहीं है, अब जब से शहर गए हो एक बार भी मम्मी को अपने साथ नहीं रखा है। अब तू नेता मत बन बीच में। मम्मी को बोल दे शाम को बात करूंगा मैं उनसे। ठीक है। प्रकाश फोन रख देता है और देवयानी से कहता है, हो गई आपके लाडले से बात, कह रहे थे शाम को बात करेंगे, अभी टाइम नहीं है। देख तो विमला, मेरा बेटा तो पराया हो गया। अरे बहू ने समझा कर रखा होगा, तू जा उसके पास रह कुछ दिन, अपने बेटे को वापस ले। मुझे लगता है तू सही कह रही है, बहू है ना आजकल बेटों को बड़ा पढ़ा कर रखती है। अच्छा मैं चलती हूँ फिर। हाँ ठीक है। देवयानी को समझा बुझाकर विमला अपने घर को निकल गई। इधर देवयानी से रहा नहीं गया और उसने अपनी बहू कीर्ति को फोन किया। और बताओ बहू, कैसा चल रहा है सब? मम्मी जी सब ठीक है, आप बताइए गांव में सब कैसे हैं? गांव में भी सब अच्छे हैं। बहू विपिन ऑफिस गया क्या? हाँ मम्मी जी, वो तो चले गए। और बिट्टू भी स्कूल गया होगा? जी मम्मी जी। तू बहू अकेले बोर नहीं हो जाती? नहीं तो मम्मी जी। क्या बात करती है, सबके जाने के बाद तो अकेली हो जाती होगी, तेरा मन थोड़ी ना लगता होगा। अरे मम्मी जी ऐसे कुछ नहीं है, मुझे आदत है। मैं क्या सोच रही थी, कुछ दिन के लिए आ जाती हूँ, अब यहाँ भी मैं अकेली ही हूँ ना। मम्मी जी आप क्यों परेशान होती हैं, सब ठीक है यहाँ पर। बहू तो मुझे बुलाना नहीं चाहते क्या? अरे मम्मी जी क्या बोल रही हो आप? सब समझ रही हूँ, तू नहीं चाहती कि मैं बिट्टू के पास आकर रहूं। मम्मी जी आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा बेटा महीने के 50,000 कमाता है, लेकिन अपनी माँ को अपने साथ नहीं रख सकता। मम्मी जी आप मेरी बात को समझिए, मैं तो बस, मुझे बात ही नहीं करनी। अरे मैं तो। देवयानी बिना कुछ सुने फोन काट देती है और मुंह बनाकर बैठ जाती है। शाम के वक्त विपिन घर आता है और कीर्ति को उदास देखकर पूछता है, क्या हुआ, इतना टेंशन में क्यों? मम्मी जी ने तो ठान लिया है। क्या ठान लिया? यही कि रोज मुझे फोन लगाएंगे और ताने मारेंगे। अरे यार, मम्मी को समझा समझा कर थक गया मैं। रुको अभी फोन लगाता हूँ। अरे मत लगाओ, फिर आपको जोरू का गुलाम कहेंगी। तुम शांत रहो, मैं मम्मी से बात करता हूँ। विपिन अपनी माँ को फोन करता है। स्क्रीन पर विपिन का नाम देखकर देवयानी मन ही मन कहती है, आ गया वापस, अब कुछ सिखा दिया होगा बहू ने। लगातार फोन बजता देखकर प्रकाश अपनी माँ से कहता है, अरे मम्मी फोन को घूरने से फोन उठ नहीं जाएगा, जवाब दीजिए। हाँ भाई हाँ। देवयानी फोन उठाकर कान से लगा लेती है। मम्मी आपने क्या बोला कीर्ति को? मैंने तो बस ये कहा कि मेरा बेटा इतना अच्छा खासा कमाता है, लेकिन फिर भी अपनी बूढ़ी माँ को अपने साथ नहीं रख सकता। मम्मी आपको पता है ऐसा कुछ नहीं है, आपको शहर में क्या ही अच्छा लगेगा। क्यों क्यों अच्छा नहीं लगेगा भला? मम्मी शहर में रहना गांव में रहने जैसा आसान नहीं है। क्या कहना चाहता है तू कि शहर में पढ़े लिखे लोग ही रह पाते हैं? नहीं वो मतलब नहीं था मेरा। अरे खूब समझ रही हूँ, कोई बहू थोड़ी ना सास को अपने पास बुलाएगी। चल ठीक है, नहीं आती मैं। अरे अब बुरा मत मानिए, आपकी टिकट करा देता हूँ, आप आ जाइए। तो सच कह रहा है क्या?
हाँ, अब आपकी मर्जी है, आ जाइए शहर में। अरे मेरा राजा बेटा। देवयानी का सारा गुस्सा छूमंतर हो जाता है और वो भागते हुए अपनी पड़ोसन विमला के घर जाती है। क्या हुआ देवयानी, अब इस उम्र में ऐसे भाग दौड़ करोगी तो कमर लचक जाएगी। अरे भाग दौड़ क्या, मेरा तो उछलने कूदने का मन कर रहा है। क्यों भला? वो इसलिए कि मेरे बेटे ने मुझे शहर बुला लिया है। क्या बात कर रही है? और नहीं तो क्या, अब देखना मैं शहर में जाकर रहूंगी और बहू को कब्जा नहीं करना दूंगी। ठीक है, अब जा शहर जाने की तैयारी कर। चलती हो। कुछ ही दिनों में देवयानी और प्रकाश विपिन के घर आ जाते हैं। लो मम्मी, अब तुम खूब आराम से रहो यहाँ। हाँ तो मेरे बेटे का घर है, आराम से ही रहूंगी। मम्मी जी आप थक गई होंगी, बैठ जाइए, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। ठीक है। विपिन जरा किचन में आकर मेरी मदद कर देना। और चलो तो। कीर्ति किचन में आते ही विपिन से कहती है, सुनिए, बात सिर्फ मम्मी जी की हुई थी, देवर जी कैसे आ गए, अब ये कहाँ रहेंगे? अरे वो बस छोड़ने आया होगा, यहाँ थोड़ी ना रुकेगा। ठीक है, वैसे भी जगह कहाँ है इतनी? हाँ मैं अभी पता करता हूँ, तुम चाय नाश्ता लेकर आओ। ठीक है। विपिन बाहर आकर सबके साथ बैठ जाता है। और बताओ प्रकाश, तुम्हें तो खेत देखने होंगे ना? क्या हुआ भैया, अभी आने की देर नहीं हुई और आप जाने की पूछने लगे? अरे मैं तो बस खेत के बारे में पूछ रहा था। हाँ सब समझ रहा हूँ। मम्मी अभी भी मौका है, वापस ही चलो मेरे साथ। मुझे नहीं लगता इतनी तनख्वाह में भैया आपको यहाँ रख पाएंगे। प्रकाश तू छोटा है, उस हिसाब से बात क्या कर। हाँ भैया माफ करना, वैसे भी कल वापस चला जाऊंगा। बात तनख्वाह की नहीं है, तुझे तो हमेशा तनख्वाह ही दिखती है। कभी खर्चे देखे हैं शहर के? हाँ फालतू के खर्चे करते हैं और क्या। रहने दे, मैं नहीं समझा सकता तुझे। ठीक है मैं जरा बाहर घुमाता हूँ, यहाँ बैठा रहा तो अभी गांव वापस जाना पड़ेगा। चुप रह, कुछ भी बोलता है तो। अरे देवर जी कहाँ जा रहे हैं, चाय तो पीते जाइए। आकर पी लूंगा भाभी। ठीक है। चाय नाश्ते से फ्री होते होते शाम के खाने की बारी आ जाती है और कीर्ति किचन में काम कर रही थी। मम्मी जी आप क्यों आ गई किचन में? अरे अब तो यहीं रहना है मुझे, ला कुछ मदद कर दो तेरी। नहीं नहीं मम्मी जी आप आराम कीजिए। वो ये किचन में पंखा क्यों लगा रखा है? सही कहता है प्रकाश, फालतू खर्चे बहुत करते हो तुम लोग। मम्मी जी ये तो किचन के वेंटिलेशन के लिए है, फालतू नहीं है। ये नहीं लगाएंगे तो यहाँ सांस कैसे आएगी? बताओ, कभी खराब हो जाए तो तुरंत ठीक भी तो करवाना पड़ता होगा। हाँ अब गांव में किचन तो बड़ी बड़ी होती है तो इन सब की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत तेरे शब्दों से साफ पता चल रहा है कि तू मुझे गांव वापस भेजना चाहती है। अरे ऐसे क्या बोल दिया मैंने? वो तो अब तू ही जाने, मैं तो चली। देवयानी किचन से बाहर आ जाती है, तभी दरवाजे की घंटी बजती है। इस वक्त कौन आ गया? मम्मी जी आप देख लीजिए ना कौन है। हाँ देखती हूँ। देवयानी दरवाजा खोलकर देखती है तो सामने सोसाइटी का सेक्रेटरी खड़ा हुआ था। लाओ चेक लाओ, पानी बंद कर दूंगा वरना। पानी बंद कर दोगे? अरे भाई किसका पानी बंद करोगे और क्यों करोगे? अरे आप कौन है, पानी बंद कर दूंगा। मैं कौन हूँ वो छोड़ो, पहले तुम बताओ ये पानी क्यों बंद करोगे? अरे माँ जी अब मेरा दिमाग क्यों खराब कर रही है, पानी बंद कर दूंगा। मैं दिमाग खराब कर रही हूँ? क्या फालतू के इल्जाम लगा रहे हो मुझ पर? एक तो मेरा समय खराब कर रहे हो। मम्मी जी कौन है? अरे फालतू आदमी है, कह रहा है पानी बंद करेगा। पानी क्यों बंद होगा, हमने तो बिल भर दिया है। अच्छा अब समझी, ये मुझे लूटना चाहता है धमकी देकर। अभी डंडा निकालती हूँ। अरे माँ जी क्या कर रही हो, मैं तो मेंटेनेंस का चेक लेने आया हूँ, पानी बंद कर दूंगा। नहीं देना मैं कोई भी चेक, जाओ यहाँ से। अपनी बहू को बुलाइए आप। ओ कीर्ति मैडम पानी बंद कर दूंगा। मेरी बहू को धमकी दे रहा है? रुक जा, अभी सबक सिखाती हूँ। ये आवाज तो अमर जी की है। मम्मी जी कहीं इन्हीं से तो बात नहीं कर रही। कीर्ति किचन के सारे काम छोड़कर बाहर आती है और देखती है उसकी सास सोसाइटी के सेक्रेटरी से बहस करने में लगी हुई थी। अरे मम्मी जी रुक जाइए। पाओ देख तो कैसा आदमी है, जा ही नहीं रहा यहाँ से। मम्मी जी आप अंदर जाइए और ये लीजिए आप 5,000 का चेक। समझाइए अपनी सास को, पानी बंद कर दूंगा। देख बहू फिर से धमकी देकर गया है। अरे नहीं मम्मी जी ये इनकी आदत है बार बार बोलने की, पानी बंद कर दूंगा, ऐसा कुछ करते नहीं है ये। अच्छा और ये चेक किस लिए दिया तूने? ये मेंटेनेंस का चेक होता है, देना पड़ता है। अब शहर में खर्चे कम थोड़ी ना है। फालतू के 5,000 चले गए। खाना बन गया है, आप आ जाइए। हाँ ठीक है। सभी खाना खाने बैठ जाते हैं। यार क्या बहू, एक ही सब्जी और चावल भी नहीं है? हाँ मम्मी जी एक ही सब्जी, एक ही तो बनती है यहाँ।
फिर क्या खा रहे हो तुम लोग? तभी मैं कहूं कि विपिन इतना कमजोर क्यों होता जा रहा है, तो खाना ढंग से खिलाती नहीं। मम्मी जी सब्जी कितनी महंगी है, एक साथ बनाऊंगी तो हफ्ते भर की सब्जियां 2 दिन में खत्म हो जाएंगी। अरे तो महंगी के चक्कर में खाना छोड़ दोगे क्या? मम्मी जी शहर की और गांव की गृहस्थी में अंतर होता है, यहाँ गांव के हिसाब से नहीं रह सकते। अच्छा, इसका मतलब तू कह रही है कि मुझे घर चलाना नहीं आता? नहीं ऐसा नहीं है मम्मी जी, अब हर बात को उल्टा क्यों समझ लेती है। अब तू ये भी तो कह रही है मेरे अंदर दिमाग नहीं है। मुझे कुछ कहना ही नहीं है। कीर्ति खाने के टेबल से उठकर चली जाती है और देवयानी विपिन की तरफ देखकर कहती है, देख देख अपनी पत्नी को। मम्मी अब थोड़ा समझिए ना, उसका घर है, उसे चलाने दीजिए, इतने साल से चला रही है, कुछ तो आता होगा उसे भी। ये बोला जोरू का गुलाम। मैं वापस गांव ही चली जाऊंगी। नहीं कोई नहीं जाएगा, आप यहाँ रहने आई हैं और यहीं रहेंगी। ठीक है, तो अब मैं भी बहू को सिखा दूंगी कि घर कैसे चलाया जाता है। ठीक है, लेकिन झगड़ा नहीं करना है। सोच लीजिए मम्मी, आप रह लेंगी ना। अरे तू क्यों बीच में भड़का रहा है? ठीक है, कुछ नहीं बोलता मैं। अगले दिन प्रकाश गांव वापस लौट जाता है और घर में बस देवयानी और कीर्ति बचते हैं। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, प्लीज आप लोग कोई झगड़ा मत करना। अरे मैं क्या लड़ाकू नजर आती हूँ? नहीं नहीं, मेरी आंखें ही ऐसी हो गई है। ठीक है, मैं जाता हूँ। विपिन के ऑफिस जाने के बाद देवयानी घर में यहाँ वहां घूमने लगती है। क्या हुआ मम्मी जी, ऐसे क्या देख रही हैं आप? मैं तो बस ये देख रही हूँ, तुमने ये घर में सोफा कुर्सी टेबल सब डाल रखा है, फालतू का खर्चा है। मम्मी जी गांव में लोगों को जमीन पर बैठने में कोई परेशानी नहीं होती होगी, शहर में तो रखना पड़ता है ये सब, और सोसाइटी में सोसाइटी की तरह ही रहेंगे ना। अच्छा, अरे किचन में क्या क्या जोड़ रखा है, सैंडविच मेकर, माइक्रोवेव और न जाने क्या क्या। बिट्टू के स्कूल में अलग अलग तरह का लंच ले जाना होता है, इसलिए सब लेना पड़ा। ये सब फालतू का खर्चा है, तो हाथ से नहीं बना सकती? तब तक तो बस निकल जाएगी ना। ला, अब बस से जाता है तो उसका अलग खर्चा होता होगा। हाँ, बस वाले को 5,000 देते हैं। तुम लोग छोड़ के नहीं आ सकते? मम्मी जी ये गांव नहीं है जो पास में सब कुछ हो, स्कूल बहुत दूर है, और गांव में तो लोग एक दूसरे का बच्चा छोड़ आते हैं और ले आते हैं, यहाँ थोड़ी ना ऐसा होता है। अच्छा समझ गई, फिर भी ये तो थोड़ा ही खर्चा हुआ, मेरा बेटा तो 50,000 कमा रहा है। मम्मी जी अब आप यहाँ रहने आ गई है ना, आराम से हिसाब किताब लगाइए, आपको तो सब फिजूल खर्ची लगता होगा। और क्या लगना क्या है, करते ही क्या हो तुम लोग, इसलिए तो कुछ बचता नहीं। मैंने तो 15,000 में घर चलाया है। मैं तो कुछ नहीं कर सकती। अगले दिन सभी लोग साथ में बैठे हुए थे, तभी देवयानी बोली, ओह कितनी गर्मी हो रही है। सुनिए विपिन, एसी की सर्विस करवा लीजिए, अब तो बहुत गर्मी हो गई है। हाँ अभी बुला लेता हूँ। विपिन एसी सर्विस करने वाले को बुलाता है। अभी देखिएगा मम्मी जी आप, ये गर्मी में जेब कैसे ठंडी हो जाती है। गांव में तो ना एसी की जरूरत ना किसी चीज की। ये गांव थोड़ी ना है मम्मी जी। एसी वाला सर्विस करके चला जाता है और विपिन अपना बैंक बैलेंस चेक करके कहता है, गाड़ी की सर्विस, बीमा पॉलिसी, अब एसी, बिट्टू की स्कूल फीस, उसकी बस फीस, घर का राशन। हे भगवान कीर्ति, इसमें से क्या क्या बचा हुआ है अभी? अभी तो बस मेंटेनेंस दिया है, एसी आज हो गया, बीमा अपने आप कट जाएगा, और अभी तो स्कूल फीस बची है, राशन भी, और इसी महीने गुप्ता जी के बेटे का बर्थडे भी है। इतने खर्चे, ये खत्म ही नहीं होते, और कितना कमाऊं मैं। अरे तू क्यों परेशान होता है, सब हो जाएगा। मम्मी ऐसे सब कहाँ होता है, मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा सुनिए, आप पैसे दीजिए, मैं राशन लेकर आती हूँ। ये लो 8,000। इससे ऊपर दीजिए, अब तो मम्मी जी भी यही है, ज्यादा लगेगा ना अब। कीर्ति की बात सुनकर देवयानी मन ही मन सोचने लगती है, मैं क्या बोझ बन रही हूँ, मेरा बेटा मेरे ही खर्चे नहीं उठा पा रहा है। अरे हाँ मम्मी, तुम्हें कुछ और तो नहीं चाहिए, बता दो, साथ में आ जाएगा। नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए मुझे, मैं जरा कमरे में आराम कर लूं। मम्मी जी उस कमरे में एसी नहीं है, गर्मी अब ज्यादा है, आप बिट्टू के कमरे में चली जाइए। मम्मी दादी मेरे कमरे में रहेगी तो मैं पढ़ाई कैसे करूंगा? कोई बात नहीं, मैं इसी कमरे में ठीक हूँ। कोई बात नहीं, मैं मम्मी के लिए दूसरा एसी लगवा देता हूँ। हैं? और नहीं तो क्या, अब तो मम्मी यहीं रहेगी तो गर्मी में थोड़ी ना छोड़ दूंगा। ठीक है। देवयानी अपने कमरे में लौट आती है। गांव में तो कम से कम राशन पाने की व्यवस्था होती थी, यहाँ तो सब खरीद खरीद के लाना पड़ता है। मम्मी जी मैं बाजार जा रही हूँ, आप चलेंगी क्या? नहीं बहू तो चली जा। ठीक है।
देवयानी का मन अपने कमरे में नहीं लगता तो वो बाहर आती है और देखती है विपिन हिसाब किताब में लगा हुआ था। क्या हुआ बेटा, परेशान क्यों है? कुछ नहीं मम्मी, इस महीने इतना खर्चा हो गया कि गाड़ी की किस्त निकालना मुश्किल लग रहा है। बेटा गाड़ी ली ही क्यों? तू बस या ऑटो से ऑफिस जा सकता है। जा तो सकता हूँ, लेकिन टाइम पर पहुंचने की भी कोई बात होती है। बस ऑटो सवारी भरते हुए जाते हैं। अच्छा, वैसे मैं क्या कह रही थी, मुझे वापस भेज दे। क्यों? अभी तो आप आई हो। बेटा वो मन नहीं लग रहा मेरा, यहाँ तो कहीं बाहर भी आ जा नहीं सकती। गांव में खुला खुला लगता है, सब बढ़िया लगता है। कहीं आप मेरी वजह से तो नहीं जा रही? मैं आपके कमरे में एसी लगवा दूंगा मम्मी। अरे बेटा तू परेशान मत हो, तेरे सर पर वैसे ही बहुत खर्चे हैं, मैं तो कभी कभी आती रहूंगी। अरे पर एक हफ्ता तो रुको, मैं बिट्टू को समझा दूंगा। अरे नहीं नहीं, अब बिट्टू बड़ा हो गया है, उसे दादी की कहानियां थोड़ी न सुननी है, पढ़ाई करने दो उसे, उसकी परीक्षाएं हैं। वैसे मम्मी आपको यही लगता था ना कि मैं आपको अपने साथ नहीं रखना चाहता? सच कहूं तो अभी तक तो यही लगता था, और तुम लोगों के खर्चे फालतू के खर्चे लगते थे, लेकिन अब समझ में आ गया है कि शहर में रहना आसान नहीं है। कम से कम आपने मुझे समझा तो सही। हाँ समझ गई, थोड़ी देर लगी लेकिन अब तू जल्दी कर और मेरी टिकट कर दे, मैं अपने बेटे का बजट अब और खराब नहीं करूंगी। शहर के खर्चे और रहन सहन देखकर देवयानी को समझ में आ जाता है कि शहर में रहना मुश्किल है, और हर बेटा अपने माँ बाप को इग्नोर नहीं करता, बस उसकी भी कुछ मजबूरियां होती हैं जिस वजह से वो उन्हें शहर में अपने साथ रख नहीं पाता। सुबह के 9 बजे भागती दौड़ती रूपल जुम्मा क्लासेस से वापस घर लौटती है। ओएमजी, एक तो इतनी गर्मी है, ऊपर से पापा जी हॉल का सीलिंग फैन बंद कर देते हैं। सरकार ने यहाँ 200 यूनिट बिजली फ्री कर दी है, उसके बाद जो ये हालत है ना, मतलब गर्मी में मर जाओ पर बिजली बचाओ। पंखा चालू करके सोफे पर बैठी रूपल अपना पसीना सुखा रही होती है कि तभी कमरे से उसकी सास मनीषा बाहर आती है। पहले ठुमका क्लास जाकर पसीना भाव, फिर घर पर आकर पंखे के नीचे बैठ जाओ, ये अच्छा है। क्लास में अलग, पैसों के नुकसान, घर पर अलग। हाँ, क्या फायदा क्लासेस करके, इससे अच्छा तो घर पर ही बैठकर पोछा लगा ले। आप नहीं समझेगी मम्मी जी, बाहर जाने से इंसान सोशल बनता है और नए नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है, वरना 24 घंटे वही घर, वही किचन, वही काम। ये लो भाई, हमने भी तो ऐसे ही सोचा होता तो पल जाते बच्चे। मेरी सास तो मुझे शादी के 10 साल तक किसी शादी पार्टी में जाने नहीं देती थी, पर अब लगता है जो किया सही किया माँ जी ने, वरना हमें भी तो ये चस्के लग जाते। उस जमाने और अब के जमाने में बहुत फर्क है मम्मी जी, अब लोग जीना चाहते हैं। हाँ तो जिंदगी तो ऐसे ही जी जाती है बहू, ये आजकल लारा लप्पा ज्यादा ही हो गया है। छोड़, तूने वो रील देखी मैंने व्हाट्सएप पर भेजी थी कि कैसे बहुएं पहले घर पर तो चलना नहीं चाहती, फिर जिम ज्वाइन करके ट्रेडमिल पर चलती हैं। अरे मम्मी, मैं सोच रहा था कि तुम्हारे घुटनों के दर्द के लिए एक थेरेपी की क्लास ज्वाइन करवा दूं, तुम बोलो करोगी क्या? हाँ हाँ बेटा, फ्री में करवा रहे हो तो क्लासेस मेरा एडमिशन करवा दे, पैसे लगेंगे तो छोड़ दे। थेरेपी में क्या ही करते हैं, गर्माहट ही तो देते हैं। मैं खुद गर्म कपड़ा घुटनों पर रख लूंगी। यहाँ गर्मी में खुद लोग उबले जा रहे हैं और ये गर्म कपड़ा लगाएंगी पैरों पर, इसलिए तबीयत खराब होती है तुम्हारी। और ये सीलिंग फैन किसने चालू कर लिया है? ये छत की गर्माहट खींचता है, आग लगा दो घर में सब। मैंने किया है पापा, दिन भर आप सब तो हवा में रह लेते हैं, पर मेरा दिन तो किचन में ही जाता है ना। ऊपर से किचन में एग्जॉस्ट भी नहीं लगाता मेरा पति। 2 मिनट जरा पसीना सुखा लो, उसके बाद नाश्ता बनाने जाऊंगी। रूपल 10 मिनट बाद रसोई में नाश्ते की तैयारी करने चली जाती है। अपनी खिड़की से वैशाली, अरे रूपल, आज बड़ी देरी कर दी। 9 बजे कौन सी देरी होती है भाभी? ये तो तू इसलिए बोल पा रही है क्योंकि तेरे सास ससुर तेरी बात सुन लेते हैं, वरना मेरे यहाँ 6 बजे तक नाश्ता तैयार रहता है। 6:30 बजे तक को तो मेरे ससुर जी नाश्ता भी कर लेते हैं। इतने लाए की गर्मी पड़ रही है तो सास को छाछ चाहिए होती है, किसी के लिए नमकीन छाछ बनाती हूँ तो किसी के लिए मीठी लस्सी, ऊपर से बेटे को स्कूल भी भेजना होता है। अच्छा तो सारा काम आप ही कर चुकी है तो फिर किचन में क्यों आई है? अच्छा नहीं, ठंड का मौसम है ना, तो किचन में खुद को गर्म रखने आई होगी भाभी आप, है ना? तू भी ना रूपल, बड़ा मजाक करती है। मैं तो दोपहर के खाने की तैयारी करने आई थी, अभी दाल चावल भिगोकर छोड़ दूंगी, फिर चली जाऊंगी आराम करने, फिर सीधा 12:30 बजे आऊंगी किचन में और आधे घंटे में दोपहर का खाना तैयार कर दूंगी। अब गर्मी में जितना कमरे के अंदर रहा जाए उतना अच्छा है। तू भी जल्दी उठा कर, तो ये धूप नहीं सहनी पड़ेगी। रूपल फटाफट आलू की सब्जी बनाती है और कुछ रोटियां सेक कर अपने ससुराल वालों के लिए बाहर टेबल पर लाकर परोस देती है।
अरे यार मम्मी, इतनी गर्मी में गर्म रोटी मेरे गले से नीचे तो नहीं उतरेगी। और ये रोज रोज भाभी आप आलू की सब्जी क्यों बना देती है? हाँ बहू, कोई और सब्जी भी बना लिया कर। आज तीसरा दिन हो गया है आलू की सब्जी खाते हुए। इतनी गर्मी में जितना मुझसे हो सकता है मैंने कर दिया है मम्मी जी। अब जिसे खाना खाना पसंद नहीं आ रहा है तो वो खुद भी बना सकता है। और जहां तक की रही गरम रोटी की बात, तो दीदी जब रात की ठंडी रोटियां बच जाती है तो कोई खाना नहीं चाहता, इसलिए मैंने रात को गिनती की रोटियां बनाई थी जो रात को ही खत्म हो गई है। इतनी गर्मी में पसीने से तरबतर होकर भी मैंने सबके लिए नाश्ता बनाया, पर ये नहीं कि कोई तारीफ करे, कमियां निकालने सब आ गए। ये कहकर रूपल अपना नाश्ता लेकर अपने कमरे में चली जाती है। राज भी पीछे पीछे उसे मनाने लग जाता है। ऐसे गुस्सा नहीं करते रूपल, घर में तो ऐसी बातें होती रहती है। और मुझे भी तो कितनी खड़ी खोटी सुना रही है आजकल मम्मी। वो क्या है ना, मम्मी को बीपी की प्रॉब्लम है तो जरा उनका गुस्सा सर पर चढ़ा रहता है, तो कोई बात नहीं। वैसे गरम रोटी के लिए तो पापा भी कह रहे थे, मुझसे भी नहीं खाई जा रही थी। गर्मी जो इतनी है, अब से ना रात को ही ज्यादा रोटियां बना दिया करना, तो तुम्हारा नाश्ते का काम भी हल्का हो जाएगा। जो ज्ञान तुम मुझे दे सकते हो अपनी माँ को क्यों नहीं दे सकते? अपनी बहन को नहीं दे सकते? उन्हें भी तो कह दो कि थोड़ी बहुत मेरी मदद कर दे। मैं भी तो इंसान हूँ, भागते हुए जुम्बा क्लासेस से आई और आते ही किचन में चली गई। अभी राज कुछ नहीं कहता और सीधा अपने ऑफिस चला जाता है। क्या बात है, आज ऑफिस की कैपेसिटी में 50% भी लोग नहीं आए हैं। बॉस ने एक साथ इतने लोगों को छुट्टी कैसे दे दी? देना ही पड़ता, शादी का सीजन जो है और बॉस खुद छुट्टी पर है। शादी के सीजन में ना मजा ही आ जाता है, काम जो कम हो जाता है। आज रात का एसी विलास का इनविटेशन आया मुझे। 6 बजे तक मैं ऑफिस से निकल जाऊंगी, फिर बस घर जाकर तैयार होंगी, फिर मस्त पेट भर के पार्टी में खाना खाऊंगी। आहा, वो कहते हैं ना, पैसे देकर कितना भी रेस्टोरेंट में खाना खा लो, पर शादी के खाने का मजा ही अलग होता है। बाहर की सड़ी गर्मी देख रही हो तुम? इतनी गर्मी में शादी का खाना खाकर कहीं लोग उल्टियां ना करने लग जाए। तुम किसी की बीवी या किसी के घर की बहू नहीं हो ना, इसलिए ऐसा कह रहे हो। हम बीवियों से पूछो, जब हमें काम से छुट्टी मिलती है तो हमें कितनी खुशी होती है। आज रात को मुझे घर जाकर खाना नहीं बनाना पड़ेगा, वरना इतनी गर्मी में कितना ही कुछ क्यों ना बना लो, ससुराल वाले खुशी नहीं होते। और शादियों में ना हमें जाते ही रहना चाहिए, इससे घर का माहौल भी जरा हल्का रहता है। बाहर जाकर जब सासे वैरायटी ऑफ बहुओं से मिलती है ना, तब उन्हें समझ में आता है कि उनकी बहुएं कितनी अच्छी है। लगता है मेरे घर की शांति को भी एक इनविटेशन कार्ड ही वापस ला सकता है। रात को राज जैसे ही घर पहुंचता है, उसका स्वागत उसकी बीवी का उतरा हुआ चेहरा करता है। सुबह वाली बात भूल मत जाना राज, अगर मम्मी ने तुमसे इस बारे में बात नहीं की तो मुझसे बात मत करना। तुम खाना लगाओ, मैं करता हूँ ना बात बेबी। रूपल रात के खाने की तैयारी करती है। वहीं आलू की सूखी सब्जी और पराठे, पर गरम नहीं, ठंडे पराठे। खाना टेबल पर लगता है। खाने का पहला निवाला मुंह में लेते ही मनीषा बोल पड़ती है, तेरे ससुर के जबड़े में दांत नहीं है बहू, ऐसी सूखी रोटी और सूखी सब्जी कैसे खाएंगे ये? कम से कम कोई गीली सब्जी तो बनानी चाहिए थी। बीच में बोलने के लिए माफी चाहता हूँ मम्मी, पर मतलब रूपल के आने के पहले मेरे और मेरे पापा के लिए खाना तुम ही बनाती थी, झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ तुम ही करती थी। अब तो तुम पूरी तरह से फ्री हो तो थोड़ा बहुत रूपल को हेल्प तो कर सकती हो ना। मतलब वो भी इंसान है, और इतनी तेज गर्मी पड़ रही है, और सिर्फ मम्मी क्या, एक तो तुम भी तो कॉलेज के बाद फ्री रहती हो, आराम से भाभी की हेल्प कर सकती हो, पर नहीं, तुम्हें तो बैठे बैठे सिर्फ चीजों में कमी निकालनी है। देख रहे हैं पापा, ये मेरा वही भाई है जो मेरी छोटी छोटी ख्वाहिशों का ध्यान रखता था। रात के 12 बजे भी अगर मैं चाउमीन मांग लूं तो मेरा ये भाई मेरे लिए चाउमीन लेकर आता था, नहीं तो मम्मी से बनवाता था। पर अब अपनी बीवी पर आ गई तो बदल गया। भैया देख लो मम्मी, अभी तो तुम दादी बनी भी नहीं हो, अभी से ये हालात है, पता नहीं मेरी शादी के बाद क्या होगा। देख बेटा, मुझे नहीं पता किसका क्या होगा क्या नहीं होगा, तुम भाई बहन के बीच की बात तुम दोनों समझो, पर एक बात मैं साफ साफ कह देती हूँ राज, बहू आ चुकी है, मेरा काम खत्म हो गया है रसोई में। गल कर तुझे पाल पोस कर बड़ा कर दिया मैंने, तेरी शादी भी करवा दी, अब इसके ऊपर तू मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। आप लोग जरा शांत हो जाइए, हर वक्त ऐसे झगड़ा करना अच्छा नहीं लगता। आजकल हमारे घर में कुछ ज्यादा ही कलेश हो रहा है। अगली सुबह बढ़ती गर्मी के कारण मुरारी की आंख सुबह जल्दी खुल जाती है और बाहर टहलने के लिए वो निकल जाता है। अरे राज की माँ सुबह सुबह मोहल्ले में क्या कर रही है? पिछली रात आप वर्मा जी की पार्टी में नहीं दिखी भाभी? हाँ, इत्तेफाक ही समझिए से, इधर हमें बार बार घर से बाहर जाना पड़ रहा है और उसी वक्त कार्ड लेकर आते होंगे सब।
मतलब आपको अभी तक कोई कार्ड नहीं आया है? अरे रे, क्या बताऊं भाभी, मेरा तो हर रोज बाहर खाने में निकल रहा है। इस गर्मी में तो मजा ही आ गया। सुबह नाश्ता हम लेट से करते हैं, उसके बाद दोपहर में खाते ही नहीं, खाली पेट जो रहना होता है, तब जाकर रात को पार्टी में भर पेट प्लेट उड़ा सकेंगे। और इसी सब में पिछले 5 रातों से तो हमारे घर में डिनर बन ही नहीं रहा। बहू को भी आराम हो जाता है, बाहर पूरा परिवार घूमने जो चला जाता है, तो मेरा भी जरा मूड फ्रेश रहता है और उसका भी। हाँ, तो हमारे भी इनविटेशन कार्ड आ जाएंगे। ऐसे भी अभी तो बहुत लगन बाकी है। अपने माथे पर शिकन लेकर मनीषा वापस घर लौट आती है। मुरारी सब कुछ नोटिस कर रहा होता है। कुछ देर बाद उसकी बहू अपना बैग उठाकर कमरे से फोन पर बात करती हुई बाहर निकलती है। शादी का इनविटेशन नहीं बहन, गर्मियों में तो कोई इनविटेशन ही नहीं आया मेरे पास। अब इतनी गर्मी में शादी कौन करता है? अरे ये क्या बात हो गई? तू मुझे ताने दे रही है? मतलब कार्ड नहीं आया इसलिए मैं जानबूझकर गर्मियों की शादियों की बुराई कर रही हूँ? प्लीज यार, तुझे हर बात को ना गलत तरीके से ही लेना होता है। तू मुझे फोन ही मत किया कर। बाय। वही मैं सोचूं, जो नंद भाभी एक दूसरे के बिना 1 मिनट नहीं रहती थी, वो सास जो अभी बहू को दुनिया भर का कलेश सुनाती थी, वो आज खुद अपनी बहू से कैसे कलेश कर रही है? तो कारण है शादी का न्योता। वहां राज शादी के इनविटेशन के बारे में सोच रहा था, तो यहाँ मुरारी के दिमाग में भी वही बातें चल रही थी। और 2 दिन बाद वो हो जाता है जिसका सभी को इंतजार था। दरवाजे पर कोई घंटी बजा रहा है। देख ले बहू, भगवान की दया से आपके भी दोनों पैर सलामत है मम्मी जी। और अब तो आप किचन में झूठे बर्तन रखने तक नहीं चाहती हैं, तो इतने के बाद दरवाजा तो आप ही खोल सकती हैं। बड़ी जल्दी रंग दिखा दिया भाभी आपने मुझे। तो शर्म आती है खुद पर कि मैंने कभी आपको अपनी भाभी के रूप में स्वीकार किया था। रहने दो मम्मी, मैं ही जाकर दरवाजा खोल देती हूँ। और अगर कोई पार्सल होगा ना तो कह देना भाभी से, अगर प्रीपेड हुआ तो पार्सल मेरे कमरे में जाएगा, क्योंकि दरवाजा मैं खोल रही हूँ। एकता आगे जाकर जैसे ही दरवाजा खोलती है, दरवाजे पर मिस्टर एंड मिसेस शेखावत होते हैं, हाथ में शादी का कार्ड लेकर। नमस्ते भाभी जी, बेटे की शादी है, पूरे परिवार के साथ आना है आपको। 2 दिन का फंक्शन है, सूफी नाइट्स और शादी। अरे आंटी जी, डोंट वरी, इस कार्ड की तो हमें कमी थी। हम जरूर से आएंगे। बस कार्ड के आते ही तीनों जैसे फिर से एक हो जाती है। भाभी, जो गाउन आप लेकर आई थी ना, वो ब्लैक स्लीवलेस वाली, वो है ना? मैं पहनूंगी वो। कलर भी ब्लैक है और सूफी नाइट में अच्छा भी लगेगा। खुद तो तेरी खरीदारी खत्म होती नहीं, गिन के तेरी भाभी के 2-4 कपड़े लाती है और उस पर भी तेरी नजर रहती है। कोई जरूरत नहीं है। कितनी मन से बहू वो गाउन लेकर आई है, एक बार पहना भी नहीं उसने। बहू, सूफी नाइट्स में तू वही गाउन पहनने ला। मैं तो पहन लूंगी मम्मी जी, पर आपके पास काले कलर का क्या है? और सूफी नाइट्स में डार्क कलर की ड्रेस ही अच्छी लगेगी। मैं क्या सोच रही थी, हम शाम को ना शॉपिंग करने चलते हैं। आपके लिए काली साड़ी ले लेंगे और दीदी के लिए भी कोई फैंसी फैंसी से। ठीक है ना दीदी? और इसी बात पर जैसे ही सूरज ढलता है, रूपल अपनी ननद और सास के साथ शॉपिंग पर निकल पड़ती है। अरे वाह, कहाँ निकली सवारी? वो क्या है भाभी, हमारे घर ना शादी का कार्ड आया है। अब किसी ने इतने प्यार से न्योता दिया है तो इनकार भी नहीं कर सकते ना। तो बड़े रिजॉर्ट में फंक्शन है, बस वहीं जाने की शॉपिंग करने जा रहे थे। अरे नहीं नहीं, जाना तो चाहिए। घर का कोई भी एक मेंबर मुंह दिखाकर आ जाए, क्योंकि शादी में खाना बड़ा दुश्वार हो गया है। अभी जिसके बारे में सुन लो, सबकी तबीयत खराब है। मतलब बाहर कहीं चाट पुच के खा लो ना, या किसी शादी में खा लो, तबीयत जो खराब होगी कि बाथरूम के चक्कर ही लगते रह जाएंगे। इतनी गर्मी है कि 2-2 घंटे में तो दूध ही फट रहा है। बोलना तो नहीं चाहिए वैशाली, अब तुझे न्योता होता होगा धर्मशालाओं से, जहाँ पंखे भी नहीं चलते होंगे, ऊपर से 200-400 लोग एक ही काउंटर पर धक्का मुक्की करते होंगे। हमें तो बड़े से रिजॉर्ट का ऑफर आया है, वहाँ हमें सिर्फ बैठना होता है, वेटर खुद खाना लेकर आते हैं। चल बहू, तू भी क्या रुक गई, हमें देरी हो रही है। रात को राज जब घर में वापस लौटता है, देखता है कि घर पर ताला लगा हुआ है। हेलो पापा, लगता है बात बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। मम्मी घर छोड़कर चली गई और एकता और रूपल भी नहीं है। आप जल्दी से घर आ जाइए, घर के बाहर ताला लगा हुआ है। मुरारी हड़बड़ा जाता है और दुकान की शटर डालकर जैसे ही अपने घर पहुंचता है, तो देखता है कि उसके घर पर तो हंसी खुशी का माहौल छाया हुआ है। तू तो कह रहा था कि घर पर ताला लगा हुआ है। हाँ, लगा हुआ था पापा, पर आपके आने से पहले, लेकिन सब वापस आ गए। आपको पता है हमारी टेंशन खत्म हो गई है। मम्मी, रूपल और एकता के बीच में दोस्ती हो गई है, क्योंकि शादी का कार्ड आ गया है। आप भी कपड़े तैयार कर लीजिए, एक दिन सूफी नाइट से और उसके बाद शादी का फंक्शन। 2 दिन भर कर खाएंगे और पूरे दिन रिजॉर्ट में रहेंगे। मैंने तो ऑफिस में भी अभी से छुट्टी डाल दी है। नहीं नहीं, तुम सब जाओ, एक कार्ड पर इतने सारे लोग जाएंगे तो ठीक नहीं लगेगा। और ऊपर से इतनी गर्मी है, इतनी भीषण गर्मी में मुझसे तो बाहर का खाना खाया नहीं जाएगा। आपके कपड़े मैंने तैयार कर दिए हैं पापा, आपको मेरी कसम चलना है आपको।
और वैसे भी आपके खास दोस्त के बेटे की शादी है, आप ही नहीं जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। 2 दिनों के बाद आखिर वो सुबह आ ही जाती है, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। जैसा रूपल के ससुराल वालों को पसंद था, ठंडी रोटी के साथ वो भिंडी की सब्जी और मीठी दही लेकर आती है। इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है भाभी, भिंडी क्यों बनाई? रात के आलू की सब्जी पड़ी होगी ना, वही खा लेते हम। नहीं तो दही भी काफी मीठी है। नहीं मम्मी, मम्मी कहाँ खो गई हो? बेटा ये सोच रही थी कि मेरी नई वाली सैंडल कहाँ रखी है। आप काली साड़ी के नीचे ये रोजमर्रा वाली चप्पल तो नहीं पहन सकते ना, मैं नीचे अच्छी सैंडल ही पहनूंगी। हाँ हाँ, कितने दिनों बाद घर पर फिर से वही माहौल दिख रहा है पापा, मजा आ गया। मजे मजे में ज्यादा नाश्ता मत करना भैया, लिमिटेड ही खाना खाना। फिर रात को हमें पार्टी में जाना है और कल तो पूरे दिन का न्योता है, मजे ही मजे होंगे। नाश्ते के बाद राज अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है और मुरारी दुकान के लिए। मैं जल्दी से बर्तन साफ कर लेती हूँ मम्मी, और मैं कपड़े धो लेती हूँ। तू एक काम कर एकता, तू घर का झाड़ू पोछा लगा दे, उसके बाद हम तीनों 2-3 घंटे के लिए आराम से सो जाएंगे, तो शरीर को राहत भी मिल जाएगी और फिर पार्टी में फ्रेश भी लगेंगे हम। घर का काम निपटाकर तीनों लेडीज सो जाती है और उठने के बाद फटाफट सूफी नाइट्स में जाने के लिए तैयार होने लगती है। कितनी गर्मी हो रखी है भाभी, बाल अगर बांध कर जाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, और बाल खोल कर जाओ तो यहाँ 2 मिनट भी बैठा नहीं जा रहा। मेरा भी तो यही हाल है। ये इस बॉडीकॉन गाउन है ना, ये इतनी गर्मी लग रही है इसमें, ऊपर से पसीने के कारण चेहरे पर फाउंडेशन टिक ही नहीं रहा। जल्दी से बर्फ लेकर आती हूँ, सुना है बर्फ चेहरे पर लगाने से मेकअप उतरता नहीं है। तैयार होकर रात को पूरा परिवार सूफी नाइट्स एंजॉय करने के लिए निकल पड़ता है। अरे वाह, क्या पानी पूरी है, आहा मजा आ गया। ठीक ही है, पर राज की शादी में जो पानी पूरी लगवाई थी हमने वैसी नहीं है। जो मिल जाए उसी में कमी निकालनी होती है आपको, सच में। पानी पूरी के बाद चाट, चाट के बाद भेलपूरी, भेलपूरी के बाद समोसे, समोसे के बाद चाउमीन, चाउमीन के बाद पास्ता, और इसी तरह एक के बाद एक सारे काउंटर का खाना टेस्ट करने के बाद मुरारी की फैमिली फिर से खाना खाना शुरू कर देती है। मुझे तो लग रहा है कि मैं खाना खा खा कर पागल हो जाऊं। राज बुफे तो मैं ऐसे भी पसंद नहीं करती, मैं एक बार ना और जाकर मोमोज खा लेती हूँ। मैं तो भाई बुफे खाऊंगी, आप जाकर देखिए ना बुफे कब शुरू हो रही है। 7 बजे शादी में पहुंचा पूरा परिवार रात के 1 बजे वापस आ जाता है और सो जाता है। अगली सुबह, अरे अरे यार रूपल, 3 बार बाथरूम जा चुका हूँ यार, तुम प्लीज बाहर आओ ना, मुझसे नहीं रुका जा रहा। तो तुम कॉमन बाथरूम में चले जाओ ना, वहां तो 2 लोगों की लाइन लगी पड़ी है, सबकी तबीयत खराब हो गई है, कुछ ज्यादा ही खा लिया हमने। सब ठीक कहते हैं, गर्मियों के सीजन में देखकर खाना चाहिए।